हेलो स्टूडेंट, मैं मिस्टर कृष्णा यूट्यूब पे आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता हूँ। सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि आज ही के दिन हमारे देश आज़ाद हुए थे, इसलिए आप सभी दोस्तों, बहनों, भाई, छात्रों जो भी हैं सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके पूरे परिवार को, आपके मित्र को, सभी को। तो चलिए हम आज बिना कुछ बात किए हुए आगे चलते हैं। उससे पहले हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भेजें जो पढ़ने वाला है, जिससे कि वो स्टूडेंट वंचित ना रह जाए कि जो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहता है। इसलिए अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगे तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को शेयर कीजिए, जिससे कि मेरा मनोबल और बना रहे और हम आपके लिए बहुत अच्छे से अच्छे क्लास की अरेंज कर सके। तो चलिए हम पहले कल हम पढ़े थे, राष्ट्रवाद पढ़े थे, तो कुछ कल का एनालिसिस कर लेते। कल हम आपको बताए थे कि कल बताए थे कि जैसे वेलफेयर ऑफ एक्टिविटी जो लाए थे, हम कल बताए थे वेलफेयर ऑफ एक्टिविटी का, यानी कि हम बताए थे वो इंडिया में किस लिए लाए गए थे, अंग्रेज लोग शासन को, यानी कि हम इंडियंस पर अंग्रेज लोग अपना शासन कायम रखने के लिए कल्याणकारी गतिविधियां लाए थे, जिससे हम इंडियन को ये लगे कि हम लोग का हमारा जो शासन है ना वो राजा से बेटर दे रहा है, यानी कि राजा से पहले के राजा से बढ़िया दे रहा। क्योंकि हमारे इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, शक्ति के पावर के बल पे बहुत दिन वो शासन कर नहीं सकता था, इसलिए वो अपना राष्ट्रवाद इस प्रकार से बनाना चाहा कि वो हम पे शासन कर पाए। तो चलिए कल का थोड़ा एनालिसिस कर लेते, फिर हम आज आपको बताएंगे कि वेलफेयर ऑफ एक्टिविटी का सही, इससे ब्रिटिशर्स को क्या फ़ायदा था। वेलफेयर ऑफ एक्टिविटी क्या वाकई में हम लोग के फ़ायदा के लिए लाया था या ब्रिटिशर्स अपना फ़ायदा के लिए लाया था, या आइए कन्फ्यूजन आज हम आपको दूर कर देंगे कि वेलफेयर ऑफ एक्टिविटी अंग्रेज क्यों लाया, इससे उसको क्या फ़ायदा था, या हमको फ़ायदा था, या वो हमारे फ़ायदा के लिए, हमारे हितों के लिए, क्या वो सच में हमारा कल्याण करना चाहता था, हमें सभ्य बनाना चाहता था, मॉडर्न बनाना चाहता था, क्या यह सच है जो उसने अपने राष्ट्रवाद में बोला है। तो चलिए हम देखते हैं। पहले तो हम कल पढ़े थे राष्ट्रवाद क्या होता है, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि जिससे आप लोग को याद रहे। 3-4 दिन अभी जैसे हम ये रेगुलर क्लास लेंगे ना, पीछे का थोड़ा रिवाइज कर दिया करेंगे, जिससे कि आप लोग को याद करने की ज़्यादा कठिनाई नहीं पड़ता हो। हम जानते हैं कई बहुत सारे स्टूडेंट क्लास देखते होंगे और छोड़ देते होंगे, कोई आधा ही क्लास देखता होगा, कोई पूरा क्लास देखता भी नहीं होगा, और कोई तो पढ़, यानी कि अभी आप लोग के पास इतना टाइम है ना, आप लोग जा सकते तो बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो, लेकिन आप लोग अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। तो खैर कोई बात नहीं है, मेरा काम है समझाना और आपका काम है समझना। समझ गए तो आपकी भलाई होगी, नहीं समझे तो नुकसान भी आप ही का होगा। तो हम लोग राष्ट्रवाद पढ़े थे। राष्ट्रवाद हम कल बताए थे कि डिफिनेशन उसमें लिखा ही हुआ है कि राष्ट्रवाद का अर्थ डायरेक्ट होता है जब कोई व्यक्ति अपनी पहचान राष्ट्र से जोड़ ले, वो राष्ट्र के उद्देश्य, राष्ट्र के हितों को पूरा करना, व्यक्ति अपना क्या कर ले, उद्देश्य बना ले। क्या करे, व्यक्ति अपना उद्देश्य बना ले। तो यह घटना क्या कहलाती है, राष्ट्रवाद कहलाती है। यानी कि जिस व्यक्ति के अंदर जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, नस्लवाद, ये सबसे ऊपर उठ के, ये सब उन लोगों के लिए कुछ मायने नहीं रखता हो, तो वो उस व्यक्ति को क्या बोल सकते हैं, हाँ इसके अंदर एक राष्ट्रवाद है, ये एक अच्छा राष्ट्रीय व्यक्ति है, ये इंडियन है, या ये ब्रिटिशर्स है, जिसको अपने राष्ट्र के प्रति, अपने राष्ट्र के हित को ही वो अपना हित मान ले, वो होता है राष्ट्रवाद। ठीक है, और हम बताए थे ब्रिटेन का राष्ट्रवाद भी पढ़े थे। तो नेक्स्ट इसे थोड़ा एनालाइसिस किया कीजिए, आप पढ़ा कीजिए। जातिवाद पढ़ाए थे, भाषावाद पढ़ा दिए थे, क्षेत्रवाद पढ़ा दिए थे, सांप्रदायिकवाद बता दिए थे, नस्लवाद बता दिए थे। ये भी हम बताए थे। ये ग्राफ से ये स्पष्ट होता है कि जिस देश में जातिवाद होगा, भाषावाद होगा, क्षेत्रवाद होगा, सांप्रदायिकतावाद होगा, नस्लवाद होगा, क्या उस देश में राष्ट्रवाद कभी अच्छा हो सकता है? कभी अच्छा नहीं हो सकता है। जैसे ही जातिवाद सांप्रदायिकतावाद अधिक हुआ, उस देश का राष्ट्रवाद क्या होगा, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। यहाँ के लोग खुद, कोई बोलेगा हम हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई बोलेगा मेरा भाषा अच्छा है, कोई बोलेगा मेरा भाषा अच्छा है, कोई बोलेगा हम इस क्षेत्र के अच्छे हैं तो हम इस क्षेत्र के अच्छे हैं, कोई बोलेगा मेरा धर्म अच्छा है तो दूसरा बोलेगा मेरा धर्म अच्छा है। हिंदू वर्सेस मुस्लिम, ये तो होता है ना, इंडिया में तो बहुत ज़्यादा होता है। लीडर लोग तो इसी का फ़ायदा उठाते हैं, हिंदू वर्सेस मुस्लिम करके, जिसका शिकार कौन होता है, हम लोग होते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं, ये सब पढ़ा चुके थे कल, हम बहुत अच्छा से डिटेल से बताए थे। कल का क्लास आप देख लीजिएगा, अगर नहीं देखे होंगे तो कल का क्लास देख लीजिएगा, तब कुछ समझिएगा। और फर्स्ट क्लास भी देख लीजिएगा। आप चाहते शुरू से हर क्लास नोट कीजिए। नोट करने से ये होता है कि एक नोट्स बनता है आपका, और नोट्स में वही फैक्ट लिखिए जो आपको अच्छा से समझ में आ रहा है, जो आपको लगे इंपॉर्टेंट है। दूसरा का नोट्स कभी मत यूज कीजिएगा। दूसरा का नोट्स यूज़ करने से कुछ नहीं होता, नहीं समझ पाएंगे। अपना नोट्स रहेगा तो आपको खुद समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, बताए थे ब्रिटेन का राष्ट्रवाद क्या था। ब्रिटेन का राष्ट्रवाद क्या था, यानी कि सनसेट, यानी कभी ये का हो, कभी इसका सूर्यास्त ना हो। ब्रिटेन चाहता था कि उसके राष्ट्रवाद का कभी सूर्यास्त ना, उसके शासन कभी ना ख़त्म हो। और ये इंडिया में क्या था, इंडिया के ऊपर ब्रिटिशर्स का शासन हमेशा बना रहे, ये चाहता था। इसका राष्ट्रवाद का ये उद्देश्य था। अब ब्रिटेन राष्ट्रवाद कैसे प्राप्त करता था, ये भी हम कल बताए थे ना। पावर, शक्ति, आर्मी, पुलिस, इससे क्या करता था, ये किसी भी राज्य को क्या करता था, जीत लेता था। किसी भी राज्य को क्या करता था, जीत लेता था। पावर, शक्ति। और दूसरा क्या बताए थे, वेलफेयर ऑफ एक्टिविटी, कल्याणकारी नीति। बहुत बड़ा ये जो बता रहे हैं ना, वेलफेयर ऑफ एक्टिविटी, एकदम बहुत शातिर माइंडेड, ये जो है ना बहुत दिमाग लगा के वेलफेयर ऑफ एक्टिविटी अंग्रेज लाया था, ब्रिटिशर्स लाया था। ब्रिटेन के पीएम जो थे ना, वो बोले कि इंडिया में इस प्रकार से राष्ट्रवाद कायम करो कि इंडिया को लोगों को लग जाए कि तुम गुलाम पैदा हुए थे और गुलाम ही मरोगे, ऐसा लगना चाहिए। तो इसलिए पहले तो ये वेलफेयर ऑफ एक्टिविटी इसलिए लाए कि इंडिया के लोगों को लगे कि हम आपको सभ्य बना रहे हैं, मॉडर्न बना रहे हैं, मॉडर्निटी ला रहे हैं, ये ऐसा लगे, जिसके कारण ये ब्रिटिश के शासन को क्या कर ले, स्वीकार कर ले। जिसके कारण अगर इंडियन एक बार ब्रिटिशर्स के शासन को स्वीकार कर लिया तो ब्रिटिशर्स आराम से शासन कर सकता है। पावर के दम पे ये कितना दिन शासन कर सकता था, 25 करोड़ पॉपुलेशन था उस समय, जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आई थी। और उसमें टोटल ब्रिटिशर्स कितने थे, 1.25 लाख थे, 1.25 लाख थे। तो अगर ये 25 करोड़ जनसंख्या चाहती तो दौरा के मारती। लेकिन क्या ब्रिटिशर्स के पास दिमाग था, एक्टिविटी लाई, वेलफेयर ऑफ एक्टिविटी लाई, कल्याणकारी नीति। इसमें ब्रिटिशर्स का ही फ़ायदा था। वो आपको हम बताए, कल नहीं बताए थे कि हम कल लास्ट में बोले थे कि वेलफेयर ऑफ एक्टिविटी कहीं न कहीं इसमें ब्रिटिशर्स का ही फ़ायदा था। ये दिखाया गया था कि हम इंडियंस का फ़ायदा है, वेलफेयर, शिक्षा लाए। ये मेरे लिए शिक्षा नहीं लाए थे, ये इसमें भी इसका अपना ही फ़ायदा था। रेलवे लाए, इसमें भी इसका अपना ही फ़ायदा था। लॉ एंड ऑर्डर लाए, इसमें भी इसका अपना ही फ़ायदा था। एडमिनिस्ट्रेशन लाए, इसमें भी इसका अपना फ़ायदा था। हम लोग का कुछ फ़ायदा नहीं था, लेकिन इस हिसाब से प्रस्तुत किए कि जैसे हम लोग इंडियंस को लगने लगा कि सही में ये मेरे साथ अच्छा कर रहा है, ये हमको हेल्प कर रहा है, ये मेरे लिए कल्याणकारी नीति ला रहा है। तो ये हम बताए थे। ब्रेन वॉश सबसे खतरनाक वर्ड है ये, ब्रेन वॉश बहुत डेंजरस वर्ड है। ये ब्रिटेन के पीएम का कहना था कि इंडियंस का ब्रेन वॉश करो। ब्रेन वॉश मतलब क्या, कि जैसे वो मेरे ब्रेन में एक ऐसा इमेज बना देना कि हाँ हम गुलाम थे, गुलाम हैं, गुलाम ही रहेंगे, ऐसा ब्रेन वॉश। तो ये ब्रेन वॉश के बारे में आज हम पूरा क्लास मेरा आज होगा, ब्रेन वॉश के ही ऊपर होगा। ब्रेन वॉश क्या है, कैसे एकदम किस प्रकार ये असर करता है ब्रेन वॉश। और ये ब्रिटेन के जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटेन के पीएम, उनके द्वारा जो ये बनाया गया था, रुडयार्ड किपलिंग जो अपना दिए थे ब्रेन वॉश, वाइट हाँ श्वेत, ऐसे क्या था, 1 मिनट, श्वेत व्यक्ति बोझ का सिद्धांत। हाँ, श्वेत व्यक्ति बोझ का सिद्धांत, वाइट मैन्स बर्डन थ्योरी, याद आया। हाँ, तो वाइट्स मैन बर्डन थ्योरी ये रुडयार्ड किपलिंग दिए थे। वो इसमें तो हम बताए भी थे ना कल। नेक्स्ट देखते हैं आगे, ब्रेन वॉश के बारे में आज हम बताने वाले बहुत अच्छा से, ठीक है। आज थोड़ा क्लास शॉर्ट ही होगा, क्योंकि आज हम तो सोचे थे आज छुट्टी ही कर देते हैं, बट फिर सोचे रेगुलर क्लास है, फिर स्टूडेंट कुछ डैमेज हो जाएगा, इसलिए हम सोचे रेगुलर ही ठीक रहता है, इसलिए सोचे आज ले लेते थोड़ा क्लास। तो हम आपको बताए थे ना कि पावर में क्या आएगा, आर्मी, पुलिस। ये कल इसके बारे में सब हम डिटेल से बताए थे। हाँ, कल हम बताए थे आपको कि वेलफेयर ऑफ एक्टिविटी, ये जो कहीं ना कहीं था कि इसमें क्या था, अंग्रेज का फ़ायदा था। लेकिन इन लोगों ने क्या बताया कि हम इंडिया में शिक्षा लाएं। क्या लाएं, शिक्षा लाएं। इससे इंडिया के बच्चों, इंडिया में एजुकेशन मिलेगा, इंग्लिश शिक्षा मिलेगी, जिसके कारण इंडिया के पॉपुलेशन में मॉडर्निटी आएगा। ये सभ्य बनाना चाहते थे। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत। ये इस हिसाब से सोच के लाए थे कि जिस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी यहाँ हमारे इंडिया में आई थी, जिस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी, तो धीरे धीरे इंडिया में बहुत सारी कंपनी आने लगी ना बाहर से। तो जब बहुत सारी कंपनी आने लगी तो उसको क्या चाहिए था, उसको चाहिए था स्टाफ। क्या चाहिए था, स्टाफ।
तब स्टाफ उसके पास तो दो ऑप्शन था, या तो वो स्टाफ इंग्लैंड से लाए या स्टाफ वो इंडिया से ही ले। अगर इंग्लैंड से लाता तो स्टाफ में बहुत बहुत खर्च होता, इंग्लैंड से लाने के बाद बहुत खर्च होता, उसको फ़ी भी बहुत ज़्यादा देना पड़ता। लेकिन अगर इंडिया से अगर वो स्टाफ को अरेंज करता तो सस्ते में स्टाफ उसको हो जाती। इसके लिए इसने क्या अपनाया, ये एजुकेशन लाया। एजुकेशन लाने का श्रेय किसको जाता, मैकाले को जाता। किसको जाता है, मैकाले को जाता। एजुकेशन लाने का श्रेय मैकाले को जाता। एक मिनट, क्या बोले थे, हाँ बोले थे कि एजुकेशन लाने का श्रेय मैकाले को जाता। 1835 ईस्वी में मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा को लाई थी, जिसका क्या उद्देश्य था कि इंडिया में एक ऐसा वर्ग का गठन हो जो दिखने से इंडियन से लगे, लेकिन अंदर से वो क्या हो, अंदर से वो ब्रिटिशर्स हो। क्या हो, ब्रिटिशर्स हो। इसमें एजुकेशन में ब्रिटिशर्स अपना ही फ़ायदा था। ये वेलफेयर ऑफ एक्टिविटी जो लाया है, इसमें ब्रिटिशर्स लोग अपना फ़ायदा ही देख के लाए थे। ऐसा कुछ नहीं था कि हम इंडियन लोग को लाया था। जो ये क्या हुआ, वेलफेयर ऑफ एक्टिविटी के नाम पे इसका क्या 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 तात्पर्य था कि इंडिया से हमें सस्ती कीमतों पे क्या मिले, स्टाफ मिले। इसके पास जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी तो उसको क्या चाहिए था, स्टाफ चाहिए था कंपनी को चलाने के लिए। लेकिन क्या अगर इसके पास दो ऑप्शन था, या तो ये स्टाफ इंग्लैंड से लाए या ये स्टाफ इंग्लैंड से लाए या इंडिया से ही ले आए। इसमें क्या होगा, इंग्लैंड से लाता तो उसको ज़्यादा नुकसान होता। इसलिए एजुकेशन के नाम पे क्या किया इसने, इंडिया से ही स्टाफ का कलेक्शन किया। उसके बाद क्या है, रेलवे। अगर रेलवे की बात हम करें तो रेलवे के नाम पे भी ये हम लोग की कुछ भलाई नहीं किया। रेलवे के नाम पे भी इसमें ब्रिटिश सरकार का ही कुछ फ़ायदा था। कुछ नहीं, जो भी फ़ायदा था ये सब ब्रिटिशर्स का ही फ़ायदा था। ये रेलवे के नाम पे पहले क्या, रेलवे के नाम पे ऐसा नहीं था कि हम लोग के लिए माल ट्रेन या पैसेंजर गाड़ी का इस्तेमाल किया गया था। ये सब बिल्कुल गलत था। रेलवे के लिए इन्होंने रेलवे का काम इसलिए किया क्योंकि ये कच्चे माल को, ये नहीं कि ये कच्चे माल को ब्रिटिश सरकार के पास पहुंचा सके, या इंग्लैंड से आए हुए जितने भी सामग्री है उसका सेलिंग ये क्या कर सके, इंडिया के विभिन्न भागों में कर सके। इसलिए रेलवे का भी कोई इसकी खास नहीं था, इसमें इसका अपना ही फ़ायदा था। इसके बाद क्या आ जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन। क्या आता है, एडमिनिस्ट्रेशन। और उसके बाद क्या आ जाता है, लॉ एंड ऑर्डर। एडमिनिस्ट्रेशन के बाद क्या आएगा, लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर आ जाता है। लॉ एंड ऑर्डर किसके लिए, हम इंडियन से कोई हानि तो था नहीं। हानि किसको था, हानि था ब्रिटिशर्स को। हानि किसको था, हानि था ब्रिटिशर्स को। इसलिए उन्होंने क्या किया, अच्छी लॉ एंड ऑर्डर लाई। क्या लाई, अच्छी लॉ एंड ऑर्डर। अच्छी लॉ एंड ऑर्डर लाई जिसके कारण उसको सुरक्षा प्रदान हो सके। और उसके बाद हम चलते हैं तो क्या आता है, सोशल रिफॉर्म। जब इसी वेलफेयर ऑफ एक्टिविटी के नाम पे उन्होंने जब ये सब किए, जब उसको पता था कि 40-50 साल के बाद जब ये वेलफेयर ऑफ एक्टिविटी का सच्चाई जब सभी के सामने चला जाएगा तो क्या होंगे, इंडिया में तो आंदोलन छिड़ जाएंगे। और इंडिया में आंदोलन छिड़ गए तो फिर पता नहीं क्या होगा। इसलिए इस दौरान उन्होंने क्या किया कि कुछ अच्छे काम भी किए। क्या किए, जैसे सती प्रथा को समाप्त कर दिए। क्या कर दिए, सती प्रथा को समाप्त कर दिए। सती प्रथा को कब समाप्त किया गया था, 1829 ईस्वी में। कौन समाप्त किए थे, विलियम बेंटिक। कौन समाप्त किए थे, विलियम बेंटिक समाप्त किए थे। और दास प्रथा, सती प्रथा में क्या था कि जब किसी स्त्री का हस्बैंड मर जाता था तो उसी स्त्री को उसकी चिता पे जला के ध्वस्त कर दिया जाता। उसके बाद दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया 1843 ईस्वी में लॉर्ड एंड बरो के अनुसार। किसके, लॉर्ड एंड बरो के अनुसार। उसके बाद विधवा पुनर्विवाह भी स्टार्ट कर दिया गया। पहले विधवाओं का पुनर्विवाह नहीं होता था। उसके बाद विधवा पुनर्विवाह स्टार्ट किया गया था। विधवा पुनर्विवाह कब स्टार्ट किया, 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा विधवा पुनर्विवाह स्टार्ट किया गया था। ये क्या हुआ, ये ये सब क्या था, वेलफेयर ऑफ एक्टिविटी, कल्याणकारी नीति के नाम पे क्या हम इंडियंस को क्या कर रहे थे, बेवकूफ़ बना रहे थे, ब्रेन बास कर रहे थे। इंडियन ब्रिटिशर्स को पता था कि एक दिन ये इंडियंस को पता चल जाएगा। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि इसके बावजूद भी उन्होंने इंडियंस का क्या क्या ब्रेन बास किया। क्या क्या ब्रेन बास किया। और इंडियन एक्सेप्ट भी कर लिया कि हाँ ये मेरे लिए क्या कर रहा है, अच्छा कर रहा है। क्या कर रहा है, अच्छा कर रहा है, हम लोग के लिए एजुकेशन लाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मैकाले का सब इसमें क्या था, मैकाले का चाल था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आज का टॉपिक क्या रहेगा, ब्रेन बास। क्या रहेगा, ब्रेन बास।
हम आपको आज ब्रेन वॉश के बारे में बहुत डिटेल से बताएंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल से। आज का मेरा मेन टॉपिक ही है ब्रेन वॉश। हम वैसे बताए भी थे कल जब हम क्लास जब एक्सप्लेन कर रहे थे, बताए थे कि कल हम ब्रेन वॉश को सिर्फ दिखाए थे, ब्रेन वॉश के बारे में अध्ययन नहीं किए थे, बस बताए थे कि ब्रेन वॉश के बारे में अच्छे से स्टडी कल से करेंगे। तो हम ब्रेन वॉश के बारे में बताए थे। जैसे आप एक एग्जांपल ले लीजिए, ब्रेन वॉश पहले होता क्या है, ब्रेन वॉश को ना समझिए। ब्रेन वॉश एक बहुत बड़ी वर्ड है, बहुत डेंजरस वर्ड है, ठीक है। ब्रेन वॉश को पहले आप समझिए, ये ब्रेन वॉश होता क्या है। जैसे आप एक एग्जांपल ले लीजिए, किसी हाथी का बच्चा, क्या किसी हाथी का बच्चा जब वो छोटा रहता है उसको हम किसी छोटे रस्सी से क्या करते हैं, बांध देते हैं। तो वो हाथी हाथी का बच्चा जो उसके उसमें तो उसके पास पावर नहीं रहता, शक्ति नहीं रहता, इसलिए वो क्या उस रस्सी को तोड़ नहीं पाती है। लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, जो अपने विशाल रूप में आ जाता है, फिर भी उस समय भी अगर हम हाथी हाथी को किसी रस्सी के सहायता अगर हम बांध देते हैं तो वो क्या उस रस्सी को तोड़ पाता है? नहीं, क्योंकि उसका ब्रेन वॉश हो चुका होता रहता है कि उस रस्सी को नहीं तोड़ पाएगा। उसमें इतना इतना उसको उसके दिमाग में जा चुका रहता है, ब्रेन वॉश उसका हो चुका रहता है कि वो रस्सी को चाह कर भी तोड़ नहीं पाएगा। इसमें उसका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, इसीलिए उसको अपना शक्ति का पता नहीं चल। अगर उसका ब्रेन वॉश उसका ब्रेन वॉश तोड़ दिया जाए, अगर उसको उसका शक्ति का पता चल जाए तो क्या उस रस्सी को नहीं तोड़ पाएगा? बिल्कुल तोड़ पाएगा। एक एग्जांपल इसमें हम और लेकर आपको बताते हैं। जैसे कि अगर आप हम सोच लीजिए, अगर किसी बच्चे से पूछें कि बताओ बेटा इंडिया में सबसे बड़ा जॉब क्या है, तो बच्चा फटाक दे बोलेगा क्या? यूपीएससी, आईएएस। क्या ये सही बोल रहा है? नहीं, सही नहीं बोल रहा है। ये बात वही इंसान बोल सकता है अगर वो बच्चा बोल रहा है कि यूपीएससी। क्या उस बच्चा से पूछिएगा आप तुम यूपीएससी के एग्जाम में बैठे हो, वो बोलेगा नहीं। तो ये बात वही बोलेगा कि इंडिया का सबसे बड़ा जॉब यूपीएससी या आईएएस है, जो या तो यूपीएससी के एग्ज़ाम में बैठा नहीं है, या जिसने एग्ज़ाम दिया नहीं, या जिससे यूपीएससी क्वालिफाई हुआ नहीं। वही दो इंसान ये बात बोल सकता है। लेकिन तीसरा जो एग्ज़ाम को बैठ के क्वालिफाई कर लिया, आईएएस बन गया या आईपीएस बन गया, उससे जाके पूछो, वो तुमको कभी ये नहीं बोलेगा कि भारत का सबसे बड़ा जॉब या सबसे बड़ा एग्ज़ाम यूपीएससी होता है। कभी वो आपको ये नहीं बोल सकता है। क्यों? क्योंकि उसका ब्रेन पास नहीं हो चुका है। लेकिन अभी के टाइम में क्या, अगर कोई गाँव का बच्चा बोल दे कि हम बड़ा होके क्या बनेंगे, अगर कोई बोल दे बड़ा होकर हम आईएएस बनेंगे या आईपीएस बनेंगे या यूपीएससी क्वालिफाई करेंगे, तो उसके घर के उसके पापा क्या बोलेंगे? बेटा दरोगा बन जा, बिहार पुलिस बन जा, आर्मी बन जा, दूसरा एसएससी भर ले, बीपीएससी भर ले, ऐसे बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उसको घर से ही डीमोटिवेट कर दिया जाता है, क्योंकि घर में पापा का भी ब्रेन वॉश हो चुका रहता है क्या कि यार भारत का सबसे बड़ा जॉब है यूपीएससी, बहुत कठिन है, बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, जिस स्टूडेंट से नहीं निकल सकता है। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें ब्रेन वॉश, उसमें बच्चा का भी क्या होता है, उसमें वो जो बच्चा सुनता है उसका भी क्या होता है, ब्रेन वॉश होता है। वो जो बात सुनी है वो सबसे सुनते आ रही है, यही ब्रेन वॉश होता है। दिमाग को ब्रेन वॉश कर दिया जाता है कि ये तुमसे नहीं होगा। जैसे अंग्रेज लोगों ने इंडिया के लोगों को क्या किया था, ब्रेन वॉश किया था कि तुम गुलाम पैदा हुए थे और गुलाम ही मरोगे, गुलाम पैदा हुए थे गुलाम ही मरोगे। तो इसमें क्या इंडिया लोग इनका ब्रेन वॉश एक्सेप्ट भी कर लिया था, क्या एक्सेप्ट भी कर लिया था। इसीलिए ब्रेन वॉश का तोड़ना जरूरी है। अगर किसी गांव का मानिए अगर एक बच्चा यूपीएससी कंप्लीट कर जाता है, अगर एक बच्चा यूपीएससी कंप्लीट कर जाता है तो उस गांव आने वाले 10-20 साल में उस गांव से 10-20 आईपीएस आईएएस बन जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर उस गांव का दूसरा बच्चा देखेगा अरे यार ये तो यूपीएससी कंप्लीट कर लिया, इसका तो मार्क्स हमसे भी 5% कम है, 10% का 15% कम है, ऐसे में क्या जब वो बन सकता है तो हम क्यों नहीं बन सकते? ये क्या हुआ, ये ब्रेन वॉश टूटना स्टार्ट हुआ। अरे मेरे गाँव का तो वो बन गया, इसमें क्या उसका ब्रेन वॉश टूटना स्टार्ट हुआ, जिसके कारण जब तो आने वाले 10-20 साल में उस गांव में 10-20 आईएएस या आईपीएस हो जाएंगे। जैसे उत्तर प्रदेश के मधुपट्टी यानी मधुपट्टी गांव, उस गांव से बहुत सारे आईएएस आईपीएस है। क्यों? क्योंकि उस गांव का ब्रेन वॉश टूट चुका है, तब उसे होता है ना। इसलिए ब्रेन वॉश का तोड़ना बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 18 से 19वीं सदी में 18 से 19वीं सदी में देखिए ब्रेन वॉश की विचारधाराएं क्या थी। 18 से 19वीं सदी में ब्रेन वॉश की विचारधाराएं दो आई थी, एक 18वीं सदी में, एक 19वीं सदी में आई थी। तो चलिए 18वीं सदी में आई थी श्वेत व्यक्ति का बोझ सिद्धांत, व्हाइट्स बर्डन थ्योरी, व्हाइट्समैन बर्डन थ्योरी। इसमें क्या बोला था, हम अंग्रेज इंडिया पे शासन करने नहीं बल्कि इंडिया को सभ्य एवं आधुनिक बनाने आए हैं। क्या बोला? हम अंग्रेज इंडिया पे शासन करने नहीं इंडिया को सभ्य एवं आधुनिक बनाने आए हैं। ये कौन बोला था? रुडयार्ड किपलिंग ने बोला था। किसने बोला था? रुडयार्ड किपलिंग ने बोला था 19वीं सदी में। तब इसका
ये क्या था, ये पहला इनका दिया हुआ थॉट्स है। क्या था, पहला इनका दिया हुआ थॉट्स था, इनका पहला दिया हुआ थॉट्स था। चलिए इसको कैसे, ये कब टूटेगा ये भी हम आपको बताएंगे। तो पहले चलिए हम चलते हैं हम चलते हैं किसी सोसाइटी या समाज जो होता है ना, उसमें 3 स्तर के लोग होते हैं। क्या होते हैं, 3 स्तर के लोग होते हैं। किसी सोसाइटी या समाज, उसमें क्या होते हैं, 3 स्तर के लोग होते हैं। तो एक क्या होता है, लोअर, मीडियम और हायर होते हैं। क्या होते हैं, लोअर, मीडियम और हायर क्लास के लोग होते हैं। चलिए हम आपको ना एक स्ट्रक्चर डायग्राम बना के दिखाते हैं, ठीक है। 1 मिनट रुक जाइए, डायग्राम लेते हैं, डायग्राम से समझाते हैं, तब समझिएगा बहुत अच्छा से। डायग्राम लेने दीजिए, डायग्राम एक नॉर्मल डायग्राम लेते हैं, आप लोग समझिएगा बहुत अच्छा सा। डायग्राम आ जाओ, एक नॉर्मल वाइट पेज, आ जाओ ब्लैक लेते हैं, चलो ठीक है। तो चलिए क्या होता है, मानिए कोई सोसाइटी है। क्या है, कोई सोसाइटी है। इस सोसाइटी में क्या होगा, कोई सोसाइटी है, इसमें क्या होगा, लोअर वर्ग होगा, मीडियम वर्ग होगा और तीसरा क्या होगा, हायर क्लास होगा। यानी कि लोअर क्लास, मीडियम क्लास, हायर क्लास। 3 क्लास होता है किसी भी वर्ग में। शायद इसको 3 क्लास होता है किसी वर्ग में। क्या होता है, 3 क्लास होता है। देखिए हम आपको बहुत अच्छा से समझ रहा है। ये लोअर क्लास जो है ना, इसमें एजुकेशन होता ही नहीं है। और मीडियम क्लास में एजुकेशन का मतलब जॉब होता है। क्या होता है, एजुकेशन का मतलब जॉब होता है। और हायर क्लास में क्या होता है, एजुकेशन का मतलब नॉलेज प्राप्त करना होता है। क्या होता है, नॉलेज प्राप्त करना, शिक्षा प्राप्त करनी होती है हायर क्लास में। तो शिक्षा प्राप्त करेगी तब ना वो वेलफेयर ऑफ एक्टिविटी का अध्ययन करके पता उसका पर्दा क्या कर सके, फाश कर सके। वेलफेयर ऑफ एक्टिविटी का क्या पर्दा फाश कर सके। इसलिए चलिए देखते हैं, ये डायग्राम से समझे ना कि लोअर में एजुकेशन होता ही नहीं, मीडियम में एजुकेशन का मतलब जॉब होता है और हायर क्लास में क्या होता है, एजुकेशन का मतलब नॉलेज प्राप्त करना होता है। हायर क्लास के लोग एजुकेशन नॉलेज प्राप्त करने के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। तो वो उसके कारण क्या, वो स्टडीज़ कर सके तब ना वेलफेयर, कोई अगर बाहर से स्टडी करके आएगा तब ना वेलफेयर ऑफ एक्टिविटी का क्या करेगा, पर्दा फाश कर देगा। जब उसका पर्दाफाश हो जाएगा तब तब अंग्रेजों लोग को क्या होगा, पहला उसका बैट्समैन थ्योरी का पहला सिद्धांत क्या हो जाएगा, खल्लास। जैसे वो बोला कि हम सभ्य बनाने हैं, जब उसका ये वेलफेयर एक्टिविटी का सच्चाई सभी लोगों को पता चलेगा तो क्या होगा, उसका पर्दा फाश हो जाएगा। चलिए इसको लेते हैं, 1 मिनट। हाँ ये है, अरे यार किधर गया, लो पहले 1 मिनट थोड़ा वेट कर लीजिएगा। आज लगता है PDF सही से पेंजी सेट नहीं हुई है। आज मेक में ही बहुत सारा दिक्कत आ रहा है, बार बार आवाज़ छोड़ देता है, प्रॉब्लम हो रहा है। इस मैक को चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए, हाँ चलिए लेते हैं, ठीक है। ब्रेन वाश के बारे में अब पढ़ते हैं। क्या करते हैं, ब्रेन वाश के बारे में बताए थे, इसका विचारधारा है बताए थे। पहला क्या था, हम अंग्रेजों को ये ब्रेन वाश कब से ख़त्म हो जाएगा, जब दादा भाई नौरोजी आएंगे और इसका अध्ययन करेंगे और वो अपना क्या करेंगे, एक सिद्धांत देंगे, धन निष्कासन का सिद्धांत। वो बताएंगे कि क्या, वो बताएंगे कि इसके ना अनुसार दादा भाई नौरोजी आएंगे, सिद्धांत देंगे और ये वेलफेयर एक्टिविटी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उन्होंने जब अध्ययन करके आया तो बता रहे कि ये ब्रिटिशर्स है ना, ये वेलफेयर एक्टिविटी के नाम पे इंडिया से धन रिवेन्यू करके क्या कर रहे हैं, ये इंग्लैंड पहुंचा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इंग्लैंड पहुंचा रहे हैं। वेलफेयर एक्टिविटी का एक ही उद्देश्य है कि इंडिया से अधिक रिवेन्यू कलेक्ट करके क्या करना, इंग्लैंड को पहुंचाना। इंडिया से अधिक रिवेन्यू कलेक्ट करके इंग्लैंड को पहुंचाना। और दूसरा क्या होता है, आधुनिकता। ये सभ्य तो खत्म हो गया, और दूसरा क्या है, आधुनिकता। 1 मिनट, आधुनिकता भी हम आपको दिखाते हैं। चलिए देखते हैं आधुनिकता। अरे यार इसको कैंसिल करो। चलिए देख लेते हैं। देखिए अगर कोई व्यक्ति अगर कुछ कथन बोले, क्या बोले, कोई व्यक्ति कुछ कथन बोले, क्या बोले, कुछ कथन बोले। अगर वो कथन क्या, अगर वो कथन किसी व्यक्ति के द्वारा बोला गया कथन तार्किकता के आधार पे, क्या, तार्किकता, तार्किकता के आधार पे, किसी व्यक्ति के द्वारा बोला गया कथन तार्किकता के आधार पे और तार्किकता के आधार पे और मानवीयता के आधार पे, दोनों आधार पे क्या हो, सही हो। तार्किकता के आधार पे और मानवीयता के आधार पे, दोनों आधार पे सही हो,
तब वो व्यक्ति हो क्या होगा, वो व्यक्ति मॉडर्निटी होगा, वो व्यक्ति आधुनिक होगा। जिसका बोला हुआ कथन तार्किकता और मान्यता के आधार पर दोनों पे सही होगा, वह क्या हो जाएगा, आधुनिक होगा। लेकिन कोई व्यक्ति जीन्स पहन के अगर सड़क पे किसी पे गाड़ी चढ़ा दे, क्या वो आधुनिक हुआ, बिल्कुल नहीं, वो आधुनिक नहीं हुआ। ना ही तो उसका क्या हुआ काम तर्क के आधार पर सही है और ना ही मानवता के आधार पर सही, इसलिए वो आधुनिक नहीं हुआ। आधुनिक वो हुए स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, ये सब कौन हुए, आधुनिक हुए। इनके द्वारा बोला गया कथन क्या था, तर्क के आधार पर एवं मानवता के आधार पर, दोनों के आधार पर क्या था, सत्य था। तो ये भी क्या हो गया, आधुनिक भी कैंसिल। उसके बाद क्या सेकेंड इसने क्या बोला था, हम अंग्रेज को हराना असंभव है, क्या हो गया, असंभव है। अब देखिए इन्होंने बताया है क्या, हम अंग्रेज को हराना क्या है, असंभव है। अब ये विचारधारा कैसे टूटेगा, अगर ये विचारधारा नहीं टूटेगा तब तो हो गया ना, जिस तब तो ये बरेनबास ही रह जाएगा ना, बरेनबास। अगर ये बरेनबास की दूसरी विचारधारा नहीं टूटेगी तो हम लोग गुलाम के ही गुलाम रह जाएंगे। लेकिन ये विचारधारा कब टूटेगी, जब कुछ ऐसा कोई घटना होगा, जब कुछ ऐसा कुछ बीतेगा, यानी कुछ ऐसा परिवर्तन होगा, तब जाके ये क्या होगी, विचारधारा टूटेगी। तो इसी काल में यानी कि 1897 के अनुसार, क्या 1897 में एक घटना हुई थी, क्या हुई थी, 1897 में एक घटना हुई थी। अरे 1897 है, 1897 में, 1897 में इथोपिया नामक क्या था, एक देश था, क्या था, इथोपिया नामक एक देश था, जिसपे किसका शासन था, ब्रिटेन का शासन था। 1897 में इथोपिया नामक एक देश था जिसपे इटली का शासन था। इथोपिया पे किसका शासन था, इटली का शासन था। इथोपिया की जनसंख्या भी कम थी और इथोपिया के लोग इतने पढ़े लिखे भी नहीं थे और ना ही उसमें उतना सभ्य था, तो उस पर क्या था, इटली का शासन था। लेकिन इथोपिया के लोगों ने संगठित होकर इटली पे क्या कर दिया, अटैक कर दिया। इटली पर अटैक कर दिया और इटली को क्या कर दिया, खदेड़ दिया, और वो क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया, वो पूरा स्वतंत्र हो गया। ये न्यूज़ मीडिया में छपी, मीडिया अखबार में छपी। तो पहले के लोग अखबार कैसे पढ़ते थे, यानी किसी चाय की दुकान पे या किसी चौराहे पे बैठ के पढ़ते थे, तो 5-7 लोग 20 लोग सुना करते थे। जब उन्होंने इंडिया के लोगों ने सुना कि अरे इथोपिया के लोगों ने इटली को खदेड़ दिया, तो बोला करे फिर से पढ़ो। तो जब इन्होंने सुना कि इथोपिया के लोगों ने इटली को खदेड़ दिया, तब इन्होंने सोचने लगा, अरे इथोपिया के लोग जब इटली को खदेड़ सकते हैं तो हम इंडियंस ब्रिटिशर्स को क्यों नहीं खदेड़ सकते, हम क्यों नहीं स्वतंत्र हो सकते। हमारा तो क्षेत्रफल भी ब्रिटिशर से ज़्यादा, इंग्लैंड से ज़्यादा है, तो हम क्यों नहीं उससे अपने आप को स्वतंत्र महसूस कर सकते हैं। तो इतना ही में ये इससे क्या हो, इससे थोड़ा ब्रेन वाश टूटा ही था कि इसके कुछ दिन बाद जाके एक और घटना हो गया। क्या हो गया, एक और घटना हो गया। इससे आधा ब्रेन वाश टूटा हुआ था जब इन्होंने जब ऐसा घटना देखा, इथोपिया ने इटली पर अटैक कर दिया, तो इसके बाद इन्होंने क्या होगा, एक और घटना हो गया। और वो घटना कब हुआ, 1902 ईस्वी में, हाँ लगभग 1902 ईस्वी में वो घटना हुआ। वो घटना क्या हुआ, वो घटना हुआ कि रूस, क्या था, रूस जिसकी राजधानी क्या थी, मॉस्को, रूस ने क्या कर दिया कि जापान पर अटैक कर दिया। 1902 ईस्वी में क्या हो गया, रूस ने जापान पर अटैक कर दिया और अपनी सारी सेना को जापान के क्या कर दिया, साइड यानी इर्द गिर्द, जापान के इर्द गिर्द रख दी। क्या कर दी, जापान के इर्द गिर्द रख दी। और उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें 24 घंटे का समय देता हूँ। क्या बोला, उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें 24 घंटे का समय देता हूँ, अगर तुम सिलेंडर किया तो ठीक, नहीं तो फिर समझ जाओ। फिर जापान ने बोला कि मैं सिलेंडर क्यों करूं, मेरा तो टेक्नोलॉजी तुमसे भी ज़्यादा, भले हम तुमसे क्षेत्रफल में छोटे हैं लेकिन टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, मैं सभ्य में ज़्यादा हूं। तो उसने बोला मैं तुम्हें 24 घंटे का समय देता हूं। और उसके बाद क्या हो गया, जापान ने क्या कर दिया, रूस पे अटैक कर दिया। और रूस पर ऐसा अटैक किया कि वो रूस को खदेड़ दिया अंदर तक। ये भी खबर जब मीडिया में छपी, फिर इंडिया के लोगों ने क्या हुआ, ये बात सुना, इंडिया के लोगों ने ये बात क्या सुना, फिर समझा, फिर उन लोगों का क्या हुआ, ब्रेन वाश फिर क्या हुआ, टूटने लगा। क्या होगा, ब्रेन वाश टूटने लगा। और जो ये ब्रेन वाश अंग्रेज ने फैलाया था ना कि हम अंग्रेजों को हराना असंभव है, तो ये भी ब्रेन वाश क्या हो गया, टूटने लगा। ये लोगों ने सोचने लगा अरे रूस तो एक ऐसा देश है जो शुरू होता है वो तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है। जब रूस को जापान इतने छोटे क्षेत्रफल वाले देश ने जब उसको पराजित कर सकता है, अटैक कर सकता है, खदेड़ सकता है, तो हम इंडियंस ब्रिटिशर्स को क्यों नहीं खदेड़ सकते हैं, हम इंडियन ब्रिटिशर्स को क्यों नहीं खदेड़ सकते हैं। और जब ये बात आई तो इससे क्या हो गया, ब्रेन वाश का
रुडयार्ड किपलिंग का दूसरा बोला हुआ स्टेटमेंट भी क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट का भी क्या हो गया, पर्दा फाश हो गया। पहला स्टेटमेंट का पर्दा दादा भाई नेरोजी ने फाश कर दिया, उन्होंने अध्ययन कर एनालिसिस करके बताया था। लेकिन इसी में क्या हो गया, जब ये दो घटना हुई, एक इथोपिया वाला और दूसरा रूस वाला, तो इन्होंने क्या कर दिया, रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा दिया हुआ स्टेटमेंट के दूसरे स्टेटमेंट को भी क्या कर दिया, गलत कर दिया और उसका भी पर्दा फाश कर दिया। इससे क्या हो गया, इसका ब्रेन वॉश टूट गया पूरा। अब इंडियंस में क्या हो, गर्मपंथी आने लगी। क्या हो रही, गर्मपंथी आने लगी। जब गर्मपंथी आने लगी तो आंदोलन होने का चांसेस बढ़ने लगा, रिवोल्ट होने का। इतना ही में ब्रिटेन के पीएम फ़ोन करके पूछते हैं, किससे, लॉर्ड कर्जन से, कि इंडिया में कैसा शासन चल रहा है। तो लॉर्ड कर्जन बोलता है कि इंडिया में कुछ सही नहीं चल रहा है, आपके द्वारा बनाया गया वेलफेयर ऑफ एक्टिविटी का सच्चाई पता चल गया है। इंडियंस को सब कुछ पता चल गया, वेलफेयर एक्टिविटी के नाम पे आप जो लूट रहे थे वो भी पता चल गया। ब्रेन वॉश जो आप बनाए थे, ब्रेन वॉश का भी पर्दा क्या हो गया, फाश हो गया। रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा दिया हुआ ब्रेन वॉश भी फाश हो गया। अब यहाँ तो आंदोलन चलने वाला है। क्या, यहाँ तो आंदोलन चलने वाला। तब इतना ही में वहाँ के पीएम बोलेंगे कि नहीं, आंदोलन नहीं चलना चाहिए, कुछ ऐसा करो कि जिस पे इंडिया में शासन बना रहे, कुछ ऐसा काम करो जिससे इंडिया में क्या करे, शासन बना रहे। और इतना ही में क्या, 20वीं सदी में क्या होगा, बूट डालो राज करो। क्या होगा, बूट डालो राज करो 20वीं सदी में। तो इसके आगे हम कल बताएंगे। आज क्लास में मैक का प्रॉब्लम हो गया था, 2-3 बार डिस्टर्ब भी हम हो गए थे, तो कल से कोशिश करेंगे कि क्लास में डिस्टर्ब ना हो। आज बहुत सा हैंड राइटिंग में मिस्टेक हुई होगी, तो चलिए ठीक है, देख लेते हैं नया वाला अपना टॉपिक, और इसी टॉपिक के साथ हम विदा हो जाएंगे। क्या कहता है, नशा मेहनत का करो मेरे दोस्त, नशा मेहनत का करो ताकि आपको बीमारी भी सक्सेस वाली लगे। बोल रहा है नशा मेहनत का करो कि ताकि आपको बीमारी भी सक्सेस वाली लगे। समझ रहे हैं ना दोस्तों, इसीलिए बोलेंगे समय रहते हुए सिलेक्शन ले लीजिए। आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए, दिल दिमाग दोनों से मेहनत कीजिए, पढ़ लीजिए, कुछ बन जाइए। अब बहुत आपको खुशी मिलेगी, आपकी फैमिली को भी बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। इन्हीं सब बातों को विराम रखते हुए हम क्लास की समाप्ति करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। क्लास ऑफ कर दो रे।